हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। दोनों दलों ने मिशन 2023 पर फोकस और तैयारी काफी स्पष्ट तौर पर दिखानी शुरू कर दी। सत्ता पक्ष विकास की सौगातों के जरिए तो कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों के जरिए सरकार को घेरकर अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला है खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, जो विंध्य के बाद अब चंबल अंचल पर फोकस कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल इसलिए खास है क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के तौर पर यह पहचाना जाता है और ये इलाका दोनों दलों के लिए चुनौतियों से भरा है, इसमें कोई शंका नहीं। मंगलवार को शिवराज सरकार ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में इलाके को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी, झड़ी लगा दी। तो बुधवार को कमलनाथ भिंड में एक जन आक्रोश रैली करके चुनावी माहौल को गरमाएंगे। ये अंचल किसका होगा ये तो बाद में तय होगा। फिलहाल दोनों पक्षों की रणनीति पर सुनेंगे इनको। पहले एक रिपोर्ट देखें। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने अभी से अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने विंध्य के बाद अब उस ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस किया जहां से उनकी सरकार को सबसे बड़ा झटका लगा था। वैसे ग्वालियर चंबल की अहमियत आप यहां के चुनावी गणित को देखकर समझ सकते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कुल 8 जिले हैं जिनमें विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने 34 में से 20 सीटें जीती थी, जबकि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भाजपा को जमकर पछाड़ते हुए 26 सीटों पर जीत हासिल की। यानी भाजपा को 2013 के मुकाबले 2018 में 13 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और वो महज 7 सीटों पर सिमट गई। अंचल के इसी चुनावी गणित और उलटफेर को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ग्वालियर चंबल अंचल में अभी से अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। हर एक बूथ पर कमेटियां बनाकर चुनावी तैयारी को धार दे रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को कमलनाथ भिंड और आसपास के जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और मंडल सेक्टर पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। साथ ही एक जन आक्रोश सभा को संबोधित भी करेंगे। माननीय कमलनाथ जी कल 23 तारीख को सुबह 11 बजे जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ये सारी बातों को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कल यहाँ पधार रहे हैं 11 बजे। ग्वालियर चंबल अंचल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे वाला इलाका माना जाता है। साल 2020 के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की थी। उपचुनाव में भाजपा की जीत ने सिंधिया और भाजपा दोनों को बड़ी राहत दी थी। कमलनाथ के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा चंबल में कमलनाथ का स्वागत है। कमलनाथ कल भिंड जा रहे हैं, ग्वालियर चंबल की रणनीति बना रहे हैं सिंधिया जी। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। भिंड जाए, चाहे ग्वालियर आए, चाहे मुरैना जाए, कहीं पे भी जाए, उनकी सक्रियता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको देख लिया है, वो कहते हैं कि पुत्र के पाए पालने में दिख जाते हैं। 1.5 साल खूब जनता ने कमलनाथ जी को देख लिया। कमलनाथ जी की सक्रियता एकदम से बढ़ गई। ये सक्रियता संगठन को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। और इसीलिए कमलनाथ जी के साथ बाकी नेताओं का असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह जी सीधे सीधे बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस खत्म स्थिति में है, 2023 के बाद कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वैसे दोनों दल जानते हैं कि 2023 में चुनौतियां दोनों दलों के लिए कम नहीं है। 2018 में भाजपा को इसी इलाके से बड़ा धक्का लगा था, तो वहीं सिंधिया खेमे के पार्टी से टूटने के बाद कांग्रेस को अंचल में नए सिरे से सियासी जमावट करनी है। अंचल के विकास के लिए शिवराज सरकार लगातार विकास कार्यों की सौगातें दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी स्थानीय मुद्दों को धार देकर अपने लिए जनाधार बनाने की जद्दोजहद में जुट गई है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।
तो ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत दोनों ही पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर सिंधिया खेमे का भारतीय जनता पार्टी में जाना, संतुलन उन्हें भी साधना है, उन्हें भी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करनी, क्योंकि बीजेपी को 2018 के चुनाव में यहां पर काफी बड़ा झटका लगा था और कांग्रेस पार्टी के लिए इस धड़े के अलग होने के बाद में एक अलग ही चैलेंज है कि कैसे वो अपने यहाँ नेताओं को सक्रिय तौर पर जमीन पर उतारते हैं। दोनों पक्षों से तो बहुत ही समर्थ नेता आज अपना अपना पक्ष रखने वाले हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब भारतीय जनता पार्टी की ओर से और डॉक्टर राम पांडे साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आज डॉक्टर राम पांडे जी से बातचीत की शुरुआत करेंगे। राम पांडे साहब, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए निगम से लेकर हर स्तर पर काम करते नजर आ रहे हैं। आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, उस दिन भी इन्होंने काफ़ी कुछ अपने इलाके को डेवलपमेंट की सौगातें दी। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीन वहां बनाए रखना या उसे मजबूत करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा सिंधिया के जाने के बाद? पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सिंधिया जी का इलाका है कौन सा। जन्म उनका मुंबई में हुआ, रहते दिल्ली में हैं, चुनाव शिवपुरी गुना से लड़ते हैं, ग्वालियर के सांसद विवेक सेजवलकर हैं, यहाँ से लोकल नेतागिरी नरेंद्र सिंह तोमर जी करते हैं, प्रभात झा जी करते हैं, यशोधरा सिंधिया करती हैं, अनूप मिश्रा करते हैं, माया सिंह करती हैं, जयवान सिंह पवैया करते हैं। तो सिंधिया के पूर्वजों का जन्म ग्वालियर में हुआ है और उनके पूर्वज यहाँ से चुनाव लड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो ग्वालियर में कुछ है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल नेता हैं उनका दमन कर रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं। जिन चीजों का उद्घाटन करने का अधिकार ग्वालियर के सांसद विवेक सेजवलकर जी का है, उन विवेक सेजवलकर जी का अधिकार छीनकर हर उद्घाटन का काम सिंधिया जी स्वयं कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से दमन का कार्य किया जा रहा है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी का भिंड का दौरा है, कमलनाथ जी तो मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, भोपाल में रहते हैं। जब ये सरकार बदली थी, खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़कर बोला था कि कमलनाथ जी अब भोपाल छोड़कर दिल्ली में रहेंगे। अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। तो इनका वो जो झूठ था कि कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे, एक झूठ इनका निकल गया। दूसरा झूठ ये कि सिंधिया जी का क्षेत्र ग्वालियर नहीं है, सिंधिया जी का शिवपुरी और गुना है, जहां उनका कभी कोई ड्राइवर हुआ करता था, उससे हार गए थे। और उस ड्राइवर ने, शिवपुरी गुना के सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को लेटर लिखा कि मैं सिंधिया जी की दमनकारी नीतियों से बहुत परेशान हूं, बताइए मैं क्या करूं। तो ग्वालियर चंबल में जो ओरिजिनल भाजपा है वो डुप्लीकेट भाजपा से पूरी तरह से परेशान है। और मंत्री भी इनको हवाई मंत्री बनाया है मोदी जी ने। जानते हैं कि ये हवाई मंत्री हैं, दिल्ली से आते हैं, 1 मिनट वहां रुकते हैं, 1 सेकंड वहां रुकते हैं, 2 मिनट वहां रुके और दौड़ा दाड़ी करके मीडिया मैनेजमेंट करके और दिल्ली भाग जाते हैं। ग्वालियर में एक रात रुकने का भी वो प्रयास नहीं करते हैं। तो ग्वालियर के नेता नहीं है। ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग है, कांग्रेस के नेता अलग है। सिंधिया ग्वालियर के नहीं है, गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ते हैं। ये तो राम पांडे साहब, ये तो आपने सारी बातें बता दी। बीजेपी के अंदर क्या है, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर के था। कांग्रेस पार्टी से सिंधिया ग्रुप के अलग हो जाने के बाद में, चूंकि आपने स्वयं ही इस बात को पहले कहीं कहीं डिबेट्स में कहा है कि सिंधिया जी के रहते रहते बाकी के तमाम नेताओं का वैसा उदय या वैसा उनका प्रभाव नहीं रह पाया जैसा उनके आपकी पार्टी में रहते निर्णय से लेकर स्तर पर था। अब उस लीडरशिप को वापस से उभार कर उस स्थिति में पहुंचाना, वो भी उसी गुट के सामने जो आपसे अलग हुआ है और उसी वजह से पार्टी की सरकार गई, क्या एक चैलेंज नहीं मानते आप इसे कांग्रेस के लिए? जी देखिए, सिंधिया जी जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना ये तीनों मुख्य जिले हैं। तीनों का कोई भी जिलाध्यक्ष सिंधिया जी के साथ में नहीं गया। इसका मतलब है कोई सच्चा कांग्रेसी सिंधिया जी के साथ नहीं गया। आज ग्वालियर सिंधिया आए थे, उन्होंने कुछ चीजों के उद्घाटन किए। उनके बोर्डिंग पर उनके नेताओं ने लिखा है सिंधिया समर्थक, ये नहीं लिखा है कि वो भाजपा नेता है या भाजपा कार्यकर्ता है। बोर्डिंग पर सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता लिखा हुआ है। आज भी वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में, जो इधर से सिंधिया जी से व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए गए हैं, वो उनका मन नहीं लग रहा है बीजेपी में। तो और जो कांग्रेस थी
जो कांग्रेस रियली, जो सिंधिया जी जो कांग्रेस में थे तब भी एक तरह से दमनात्मक नीति पर कार्य करते थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाकर रखते थे। आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ग्वालियर के अंदर एक्टिव है, हर नेता एक्टिव है। जहां कांग्रेस के कार्यक्रमों में पहले 100 लोग आते थे तो अब 1000 आते हैं, और 1000 आते थे तो 10,000 आते हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी में सिंधिया जी के छोड़ने के कारण कांग्रेस मजबूत हुई है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग में कांग्रेस में सही तरीके से लोकतंत्र सिंधिया जी के जाने के बाद हुआ है, और वही लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में वहां जाकर खत्म हो गया है। प्रभात झा, जयवान सिंह पवैया, माया सिंह, यशोधरा राजे, ये कई नेता हैं जिनका अता पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं अपने कार्यकर्ताओं का और अपने नेताओं का पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी चिंता इसमें ज्यादा झलकती है। चलिए, लेकिन उसकी चिंता और उसका जवाब देने के लिए डॉक्टर केसवानी साहब हैं। दुर्गेश जी, आपने सुना होगा बीजेपी में कितनी समस्याएं उस इलाके में, लेकिन मेरा सवाल अब आपसे कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी है। कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, 2018 में 13 के मुकाबले आपको वहां से बहुत बड़ा सेटबैक था, झटका लगा। सिंधिया जी भले ही आपके साथ आ गए, आपके खेमे में आए, फिर उपचुनाव में आपको सीटों के तौर के ऊपर वहां से वैसी अपेक्षित सफलता, क्लीन स्वीप वाली जो दावा था वैसा नहीं मिला। ये इलाका बीजेपी के लिए चैलेंज है अभी भी कि नहीं है? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव में जीतती नहीं है वो निश्चित रूप से उन सभी सीटों को हम चैलेंज के रूप में ही लेते हैं। 24/7 365 दिन हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच रहता है, और इसलिए हम ज्यादा चुनाव के बारे में न सोचते हुए हम जन कल्याण पर हमारा फोकस रखते हैं। और जो आज पुनीत जी हमारा विषय है फोकस, जैसे राम पांडे जी ने तो अपना फोकस बता दिया कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं पे है, और उन्होंने जो बातें बता दी हैं कि ग्वालियर चंबल में ये भाजपा नेता हैं, मैं उससे हटके थोड़ा सा बात करूंगा। कमलनाथ जी को जब फोकस अपने कार्यकर्ताओं पे करना चाहिए था, तो उन्होंने जब वक्त बदलाव के साथ सरकार संभाली तो पूरा फोकस अपने बेटे को सांसद बनाने में लगा दिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां उपेक्षित हुआ। जब फोकस इनको किसानों के लिए करना चाहिए था तो कमलनाथ जी की चिंता आईफा अवार्ड की हो गई थी। जब फोकस इनको महिलाओं के लिए करना था तो कमलनाथ की चिंता आईफा अवार्ड थी, आईटा अवार्ड थी। और जब इनको युवाओं के ऊपर फोकस करना चाहिए था कमलनाथ जी को, तो उनका फोकस रंगाई पुताई पे था। और जब उनको मध्य प्रदेश के हित की चिंता करनी चाहिए थी, तो कमलनाथ जी को जो फोकस था वो तबादले को कैसे उद्योग बनाया जाए उस पर पूरा फोकस करते रह गए। और अब वो कभी विंध्य के दौरे कर रहे हैं, कभी चंबल के दौरे कर रहे हैं, उससे कुछ कांग्रेस को हासिल होने वाला नहीं है। उसका सीधा ये है पुनीत जी, जब आप मध्य प्रदेश में वक्त बदलाव की बात कर रहे थे तो कांग्रेस की तरफ से 2 चेहरे मैदान में थे। हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी 56% से ज्यादा लेके जनता की जन अपेक्षाएं थी, जो जनता चाहती थी, वो उस पे उन्होंने वोट किया था। और जब कांग्रेस की बारी आती थी तो 35% सिंधिया जी पे, 4-5-7% कमलनाथ जी पे फोकस था उनका। जनता ने जो एग्जिट पोल बता रहे थे आपके सबके, तो कहीं ना कहीं चॉइस जो कांग्रेस में थी वो सिंधिया ही थे। और चूंकि वहां पे वो छोड़ के जब कांग्रेस भाजपा में शामिल हुए, तो जो हमारा ग्वालियर चंबल बेल्ट जो 18 में हम आप बोल रहे हैं कमजोर था, उसको उसमें बल मिला है। अब निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाते रहे, आरोप और आलोचनाओं के रथ पर ही कांग्रेस सवार हो सकती है, उनके पास और चीजें हैं नहीं बात करने के लिए। आपने अभी इतनी बातें की उनसे, वो कमलनाथ जी के फोकस जो कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए, कैसे नीचे लेवल तक उतरा जाएगा, राम पांडे जी को वो बताना चाहिए था, पर उनका वो फोकस ही नहीं है। एन केन प्रकरण झूठ बोल के जनता के बीच में जैसे 973 वचन दिए थे, एक बार सरकार बन गई, पर बार सरकार बनने वाली लेकिन उनकी चिंता जो भारतीय जनता पार्टी में खेमे को लेकर के थी या सिंधिया जी को लेकर के थी, आप क्या उसको पूरी तरह खारिज करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं। क्वेश्चन दोहराएंगे एक बार। जो चिंता राम पांडे साहब ने इस मंच पर भी व्यक्त की, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि सिंधिया जी जहां जाते हैं उनका वर्चस्व, उनका ऑरा, उनका प्रभाव हर एक निर्णय के ऊपर दिखता है, नियुक्तियों से लेकर जमीनी स्तर पर टिकट वितरण तक। वहां पे अपने आपके भारतीय जनता पार्टी के
तब सिंधिया जी के गुट के सामने जो लड़ने वाले नेता थे, क्या उनके साथ में सामंजस्य बैठाना, क्योंकि 13-18 के फिगर सबके सामने है, तो क्या उस फिगर को पूरा कर पाने में अब पुराने नेता वैसा योगदान दे पाएंगे? सब साथ मिलकर काम कर पा रहे हैं? क्योंकि जो चिंता राम पांडे साहब व्यक्त कर रहे थे, कहीं वो कार्यकर्ताओं की असली पीड़ा चिंता तो नहीं है? देखिए मुझे लगता है जो राम पांडे जी चिंता जता रहे हैं उनको चिंता ही करने दीजिए। चिंता चिता की जड़ होती है और कांग्रेस का जो हाल होगा 2023 में निश्चित रूप से देखेंगे। रही बात सिंधिया जी की, जो आप पुनीत जी बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से दूध में शक्कर घुलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। आज सब लोग हम लोग एक हैं और भारतीय जनता पार्टी, हमारे संगठन के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का जो हम लोगों को फरमान बात होती है, उसमें संगठन में जो नीचे तक चालना देनी होती है उसको निश्चित रूप से अक्षरशः पालन करता है। प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपने संगठन को अक्षरशः पालन करता है। चलिए, राम पांडे साहब, सुना आपने, बीजेपी में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब उस दौरे पर आते हैं जिस दौरे पर हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है, एक डेडलाइन तक दी जा रही है सदस्य बनाने से लेकर बूथ मंडलम के ऊपर, जिस तरह जिलाध्यक्षों को ताकीद किया है। कांग्रेस के लिए भी चैलेंज कम तो नहीं है आपके इलाके में भी? कमलनाथ जी बहुत अनुभवी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं कई बार, 9 बार सांसद रह चुके हैं, और जब उनके पास जो भी मंत्रालय मिला, जैसे शहरी विकास मंत्री थे तो नागपुर हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, सब जगह मेट्रो ट्रेन का उन्होंने काम शुरू किया। जब वो वाणिज्य मंत्री थे तो देश की जो विकास दर थी औद्योगिक क्षेत्र की, वो 10% थी, आज माइनस में जा रही है। जब वो मुख्यमंत्री थे, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसने एक साल में ऐतिहासिक परिणाम दिए। इंदौर भोपाल मेट्रो ट्रेन एक साल में उन्होंने काम शुरू कर दिया, जो शिवराज सिंह जी 10 साल से बोलते चले आ रहे थे कि भोपाल इंदौर मध्य प्रदेश में मेट्रो का काम शुरू करना चाहिए। कमलनाथ जी ने एक साल में शुरू कर दिया। पूरी बातें एक साल में कर दिया। काहेगा मेट्रो तो हमने उद्घाटन किया था मेट्रो का, लेकिन अनुशासन में रहते नहीं है। ये इनके साथ दिक्कत यही है, गौमांस खाते हैं, राष्ट्रीय पशु बनाने की बात करते हैं, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। बीज का निर्यात डबल कर देते हैं और कहते हैं कि बीज का निर्यात बंद करो, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। और हम मुंह चलाते हैं, स्वदेशी अपनाओ और एफडीआई को 100% कर देते हैं, इनके साथ ये समस्या है। ये बात राष्ट्रवाद की करते हैं और काम राष्ट्रों का करते हैं। इन्होंने आज ही एक बलात्कारी पत्रकार की हत्या, राम रहीम को जेल सुरक्षा दे दी इन्होंने। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं, कृपया बीजेपी के प्रवक्ता शांति से सुने, और नहीं तो अपने घर का बिजली का बिल देख लेना। कमलनाथ सरकार के समय 100 रुपए बिजली का बिल आता था और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ। जिसका भी 100 यूनिट होता था, 100 रुपए से बिजली का बिल ज्यादा किसी का नहीं आता था। 300 करोड़ रुपए महाकाल मंदिर के लिए दिए थे, 150 करोड़ ओंकारेश्वर के लिए दिए। ठीक है राम पांडे साहब, आज के हमारे विषय के ऊपर हम थोड़ा स्टिक रहें। उत्तर प्रदेश के लिए आज के हम थोड़े विषय के ऊपर विषय के ऊपर रहें अपने। आप कमलनाथ जी के जहां आपकी सोच खत्म होती है, वहां से कमलनाथ जी की शुरू होती है। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है। चलिए आप उत्तर दे सकते हैं, अनुभवी दुर्गेश जी आप उत्तर दे सकते हैं इन बातों का, अगर आप उत्तर देना चाहें। खरीदा गया और उस सरकार को अपदस्थ किया गया। देखिए पुनीत जी, इनको चुप कराइएगा। जनता के ये क्या है? इनको विषय आप बात ध्यान नहीं करेंगे, बात नहीं कहां की करते हैं। आपने तो मुझे लगता है कि किया है, डिबेट व्यवस्थित होनी चाहिए, 1 by 1 होनी चाहिए। चलिए दुर्गेश केसवानी साहब, मेरा स्पष्ट और सीधा सवाल है आपसे। कमलनाथ जी जमीनी स्तर पर जिस तरह की कवायद और कसावट कर रहे हैं, पहले विंध्य और इसके बाद में अब वो इलाका जिस इलाके में आपकी स्थिति किसी से छिपी नहीं थी, पिछले चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, आपको नहीं लगता कि इन दौरों से और इस कसावट से बीजेपी के लिए चैलेंज बढ़ने वाला है? देखिए पुनीत जी, जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके सांसद कमलनाथ जी से जो भी अपेक्षा करते थे तो वो उनको सिर्फ एक ही जवाब दे देते थे, चलो चलो हो गया।
अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, अब जुड़ गया हूं। कांग्रेस से इस समय आप देखिए मैं बीच में डिस्कनेक्ट और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब मेरे को लगता है राम पांडे जी थोड़ी गरिमापूर्ण डिबेट होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, दर्शक भी अच्छा देखेंगे उसको। अरे मुझे ना सिखाएं आप गरिमा, आप अपनी बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं जब 15 महीने में जब उनका जो कार्यकाल था उसमें जनता ने देख लिया कि काठ की आंडी अब बार बार चढ़ने वाली नहीं है। और जो जनता के हित के जब आप काम नहीं करते हो, और आप उनके जब हम पुनीत जी जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी, बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली के लिए ही डिबेटें अनेक महीनों भर डिबेट करते रहे कि बिजली कैसे मिले, और बिजली दे नहीं पा रहे थे, बेकसूर चमगादड़ों पे आरोप लगा रहे थे। उसके बाद पानी सड़क की जो व्यवस्था थी, हर विषय पे हम आपके चैनल पे बैठ के डिबेट करते रहे। 15 महीने में प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया। अब जनता भी नाखुश थी उनसे, यही कारण है कि जो लेकिन अब वो जन आक्रोश रैलियां कर रहे हैं रीवा के बाद में। अब वो जन आक्रोश रैली वहां भिंड में भी होने वाली है, और जनता में क्या आक्रोश है, जो स्थानीय मुद्दे उनको भी वो उठा रहे हैं मंचों पर। देखिए, जब ये आक्रोश और जो ये नाम अच्छे देने से वो आक्रोश में परिवर्तन नहीं हो जाता है। और जो जिस तरह से आपने देखा, कभी जन जागरण रैली करते हैं, कभी कौन सी रैली करते हैं, इन सब चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं। राम पांडे साहब, आप उत्तर दे सकते हैं इन बातों का। चाहता है पुनीत जी, जब समय था ये भारतीय जनता पार्टी है, और जब समय निकल गया, बस केशवानी जी हो गया, बहुत बोल लिया, केशवानी जी बहुत है, बस इतना बहुत है, प्लीज बहुत बोल लिया। और नहीं, और आप बस पर्याप्त है, इतना बहुत है, सेहत खराब हो जाएगी। उतना कांग्रेस से कर लेते ना तो निश्चित रूप से साहब थोड़ा उनको भी सुन लें। जी पांडे साहब कहें, आप अपनी बात रखें। ठीक है, देखिए केशवानी जी और भारतीय जनता पार्टी को 60 रुपए का जब पेट्रोल था तब इनको राष्ट्रद्रोह नजर आता था। आज 110 का है तो इनको राष्ट्र प्रेम नजर आता है, राष्ट्रवाद नजर आता है। 50 रुपए का डीजल इनको देशद्रोह नजर आता था। आज 100 रुपए का डीजल है, इनको देश प्रेम। चाटा मुंह बंद रखो केशवानी जी, उसको अच्छा नहीं मानते, अनुशासन में रहो। बात करने सीखो, डिबेट कैसे करते हैं, आप बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अनुशासन में रहो। महंगाई से जनता मर रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पे नंबर 2 का पैसा आ रहा है, अरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पे भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है, आप पे रेत का पैसा आ रहा है, आप पे रेत का पैसा आ रहा है, आप पर घोटालों का पैसा आ रहा है, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को फर्क पड़ रहा है 1000 का सिलेंडर लेने में, जनता को फर्क पड़ रहा है 100 रुपए का डीजल लेने में, जनता को फर्क पड़ रहा है 110 रुपए का पेट्रोल लेने में, जनता को फर्क पड़ रहा है महंगा बिजली का बिल आ रहा है। चलिए, तो ये वो मुद्दे हैं। राम पांडे साहब जैसा इस मंच पर भी कह रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है जन आक्रोश रैलियों में भी इन्हीं मुद्दों को उठाती है। कैसे आप काउंटर करेंगे, कैसे जवाब देंगे, वो भी जनता देख रही है। एक विकास के द्वारा जवाब देने का प्रयास, दूसरी तरफ ये जो मुद्दे हैं आम जनता से कनेक्टेड बताया जाना, इनका क्या असर रहेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन कितना प्रभाव इस रैली के दौरान दिखाई पड़ता है, इस पर हम फिर जुड़ेंगे, आप दोनों पक्षों से बात करेंगे। धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।